हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, हम फ्रिक्शन के टाइप कर चुके हैं पहले भी। आपने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा, लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा और काइनेटिक फ्रिक्शन हमने किया। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला है। ये वो वैल्यू होती है जहां जिसके बाद कोई बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देती है, यहाँ तक वो मूव नहीं करती। तो हम इसके लॉज पढ़ लेते हैं। 3 से 4 लॉज है इसके जो आपको पता होने चाहिए। पहला तो ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या खाली फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो मोशन की डायरेक्शन है उसके हमेशा अपोजिट रहेगी किसकी डायरेक्शन? फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन। ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया पे इंडिपेंडेंट होती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कितना दो बॉडीज जो एक दूसरे पे मोशन कर रही है, स्लाइड हो रही है, रोल हो रही है, वो कितना एरिया उनका आपस में कांटेक्ट में है, इस बात से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। फिर लेना देना किसके साथ है कि वो जो दो बॉडी आपस में मिक्सअप हो रही है, दो बॉडीज आपस में टच में है, उनका सरफेस कैसा। एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करती है कि वो रफ है या स्मूथ है। आपने पहले भी किया है 8th क्लास में फ्रिक्शन को कि रफनेस है तो फ्रिक्शन अलग अलग है, अगर स्मूथनेस है तो फ्रिक्शन अलग है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, लिख लीजिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर आप लिख सकते हो सरफेस। सरफेस के नेचर पे वो डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि फोर्थ पॉइंट से एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, उस क्वांटिटी का आगे आने वाले सारे टॉपिक्स में जिक्र होगा, तो आपने उसको अच्छे से समझ लेना है। वो है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके टू नॉर्मल रिएक्शन, टू नॉर्मल रिएक्शन। उन्होंने कहा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है वो मैग्नीट्यूड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? नॉर्मल रिएक्शन, दो बॉडीज के बीच की जो नॉर्मल रिएक्शन है बिटवीन टू बॉडीज। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है? ये नई चीज है जो आपके पास आई है। कैपिटल R से इसको डिनोट करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये R है क्या, सुन लीजिए। दो बातें R के बारे में आपको पता होनी चाहिए। एक तो हमेशा बॉडी पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। बॉडी को आप ऐसे रखो तो ऐसे रहेगी, बॉडी को ऐसे टेढ़ा कर दिया तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे कर दिया तो ऐसे आ जाएगी, लेकिन बॉडी के साथ हमेशा नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या रहती है? परपेंडिकुलर। दूसरा ये है क्या? ये वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी के वेट को बैलेंस करती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो फोर्स है ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट बट ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन टू द वेट। जैसे अगर ये कोई बॉडी है, इसका वेट कहाँ लाई करेगा? हमेशा डाउनवर्ड। वेट तो हमेशा कहाँ? अर्थ की तरफ। तो फिर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन वो फोर्स है जो उस वेट को बैलेंस करती है। आर हमेशा वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेट के, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। लेकिन ये याद रहे
ये जो मैंने आपको बताया ये तब है जब बॉडी सीधी रखी हुई है। बॉडी टेढ़ी भी हो सकती है, अगर टेढ़ी हुई तो फिर आपको पहले वाली बात याद रखनी है। अगर बॉडी टेढ़ी है, ये तो फर्श ऐसे था, अगर फर्श ऐसे है और बॉडी यहाँ रखी हुई है तो वेट तो अभी भी डाउनवर्ड होगा, लेकिन आर ऐसे नहीं होगा। आर तो पहले क्या है, आर तो बॉडी पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बॉडी पे ये है, ये इस बॉडी पे ये है 90 डिग्री, तो आर यहाँ होगा। फिर हमें आर को रिजोल्व करना पड़ेगा। ये जो चीज है अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो फिर ये हो जाएगा आर कोस थीटा। तब वेट को कौन बैलेंस करेगा, आर कोस थीटा बैलेंस करेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर बॉडी सीधा रखी हुई है तो फिर तो आर डायरेक्ट बैलेंस कर रहा है बच्चे को, लेकिन अगर बॉडी टेढ़ी है तो पहले आपको पहले वाला रूल याद होना चाहिए कि आर हमेशा बॉडी पे क्या है, परपेंडिकुलर। उसके बाद देखना है आपको कि वो उसको बैलेंस करता है या फिर नहीं करता। ये पॉइंट आपने पढ़ा। इसी के साथ लिंक में एक चीज आपको जो बताई जाएगी वो यहीं से शुरू होती है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हो आप। तो हेडिंग जो है वो है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक कोफिशिएंट भी होता है जिसको हम यूज करते हैं। देखिए क्या कहते हैं इसके बारे में, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दो सरफेस के बीच में और जो नॉर्मल रिएक्शन आपने ली है, ये दोनों की अगर हम रेशो ले लें तो ये दोनों की रेशो एक तीसरी क्वांटिटी को जन्म देती है। वो तीसरी क्वांटिटी क्या कहलाती है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप सिंपल भाषा में इसको क्या लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द रेशो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन to the normal reaction. It is the ratio of force of friction between two surfaces and normal reaction। दोनों की जो रेशो है वो आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू के साथ, इक्वल हो जाएगा F अपॉन में R। ये फॉर्मूला है आपके पास। F और R की आपने रेशो ली, ये यहां से भी आता है। आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो म्यू लगाओगे, म्यू को फिर आप R अपॉन में ले जाओगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको म्यू बोलते हैं। ये है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, ऊपर भी फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है, फोर्स है। तो दो सिमिलर क्वांटिटीज को अगर आप डिवाइड करते हो वहां पर यूनिट क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। अगर यूनिट जीरो है तो फिर डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद रखनी है वो ये कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होता है और वेट के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो हम इस चैप्टर में अब करेंगे इंपॉर्टेंट चीज वो है सबसे पहला एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देख लीजिए, अब जो दो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उन दोनों में से और उसके कंटिन्यू 4 टॉपिक्स हैं वो ऐसे दो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। उनमें से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन श्योरली पूछा जाएगा। तो जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास, पहले हम इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, उसके बाद जो है इसको लिखेंगे। ये आपके पास एक सरफेस है जिसके ऊपर ये बॉडी रखी हुई है। इस बॉडी का जो वेट है वो आपको पता है कहां लाई करता है, डाउनवर्ड। इस बॉडी की नॉर्मल रिएक्शन कहां लाई करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये चीज हमें अच्छे से पता है। इस बॉडी पर हमने एक फोर्स लगाई, कैपिटल F, एक्सटर्नल फोर्स, इस तरफ सरकाने के लिए। ये बॉडी यहां रखी हुई है, मैं फोर्स लगा रहा हूं, मेरी फोर्स की डायरेक्शन क्या है,
साइड में, उस तरफ सरकाने के लिए। तो अगर बॉडी का मोशन उस तरफ होने जा रहा है, हम एक्सटर्नल फोर्स से बॉडी को उस तरफ मूव करवाना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? इस डायरेक्शन में। स्मॉल f जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल F जो है वो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर बॉडी इस तरफ जा रही है तो आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम इस एरो से दिखा देते हैं कि ये है आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटीज को जब उनकी टेल से जोड़ दिया जाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने किया था, तो जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल की फॉर्म में बाहर आता है निकल के, और इस रिजल्टेंट को हम पूरा लिखेंगे क्योंकि कैपिटल R लिखने से तो फिर ये R आपने यूज कर रखा है ऑलरेडी यहाँ पर। ये रिजल्टेंट आ गया। ये रिजल्टेंट इस R के साथ जो एंगल बनाएगा, मान लीजिए आपने नाम दिया इसको थीटा, उसको बोला गया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होगी कि ये क्या डेफिनेशन है, लेकिन डायग्राम से ये चीज क्लियर हो जाती है कि एक बॉडी है जो किसी सरफेस पे है, वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, मोशन की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा, और वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को क्या बोला गया है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो डेफिनेशन आप देख लेते हैं। इट इज द एंगल विच, वो जो कौन बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन मेक्स, एंगल विच नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट? दो फोर्सेस का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास दो फोर्सेस जो हैं, इन दोनों फोर्सेस को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप शुरू में सिर्फ डेफिनेशन पढ़ते तो हो सकता है आपको ये चीज ना समझ में आती, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी अजीब सी है कि वो एंगल जो नॉर्मल रिएक्शन बना रहा है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब डायग्राम से ये चीज क्लियर हो जाती है कि नॉर्मल रिएक्शन ने जो एंगल बनाया रिजल्टेंट के साथ, रिजल्टेंट किसका? नॉर्मल रिएक्शन का, और किसका? फ्रिक्शनल फोर्स का। तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए इसी में ही अब तक हमने क्या पढ़ा? एज वी नो कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल है? आर के। ये पढ़ा है ना हमने अभी, लॉज ऑफ मोशन का जो फोर्थ था आपके पास। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो आप क्या लगा देते हो? म्यू। तो म्यू किसके इक्वल आ गया आपके पास? एफ अपॉन में आर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इस डायग्राम में, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं ऐसे, तो F अपॉन में R, ये F है ये R है, किसके इक्वल होगा? आप जो साइन कोसाइन टेंजेंट वाले रूल यूज करते हो तो उसमें आप क्या लिखते हो? परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट के इक्वल होता है। तो देखो F क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस तो R है, R के साथ एंगल बना हुआ है तो बेस R हुआ, परपेंडिकुलर क्या हुआ? F। यहां लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाय बेस, जो किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा। तो हमने यहां से एक रिलेशन निकाल लिया, थीटा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू किसके इक्वल आ गया? टेंजेंट थीटा के इक्वल आ गया। तो ये था हमारे पास रिलेशन एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है वो हमने लिख दिया, और साथ में एंगल ऑफ फ्रिक्शन की हमने डेफिनेशन भी कर दी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो होगा एंगल ऑफ रिपोज। देख लीजिए, अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एंगल ऑफ
रिपोज, इसको अल्फा से हम डिनोट करेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हमने थीटा से किया था, इसको भी पहले समझ लेते हैं। देखो अब बॉडी जो है वो एक प्लेन सरफेस पे नहीं रखी हुई, अब बॉडी एक इंक्लाइन सरफेस पे है। कोई टेढ़ी चीज है जहां पे आपने बॉडी को रखा हुआ है और बॉडी है यहां पर, तो अब आपके अकॉर्डिंग इसका वेट तो कहां होगा, डाउनवर्ड, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, यहां होगी, परपेंडिकुलर टू बॉडी। ये चीज अब आपको क्लियर है। अब ये R है, ये है mg हमारे पास। वेट को रिजॉल्व करते हैं, वेट को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट ये आएगा, जो अगर ये एंगल आपने थीटा माना है तो ये हो गया mg cos थीटा। R को बैलेंस कर दे, देखो R कैसे बैलेंस हो सकता था, R को हमने रिजॉल्व कर दिया, mg को रिजॉल्व कर दिया R के अकॉर्डिंग, तो ये हमने कंपोनेंट पीछे ड्रॉ किया। ये अगर एंगल आपके पास क्या है, थीटा नहीं सॉरी, थीटा हम ले चुके हैं किसके केस में, फ्रिक्शन के केस में, इसको हम अल्फा लेंगे, हम अल्फा की बात होगी। ये अगर एंगल अल्फा है तो ये आ जाएगा mg cos अल्फा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा जिसको आप लिखोगे mg sin अल्फा। वेट को रिजॉल्व किया है, देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है हमारे पास। अब अगर इसको मैं फ्रीली छोड़ दूं तो ये चीज नीचे आएगी ऊपर जाएगी, बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आएगी। तो अगर मोशन की डायरेक्शन ये है तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन की फोर्स कहां लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इस केस में बॉडी मोशन में नहीं आ रही, आपने इंक्लाइन प्लेन एंगल ऑफ रिपोज इसको अल्फा बोला गया है। ये वो एंगल है जिसमें कोई चीज एक टेढ़ी चीज के ऊपर रखी हुई है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरनी पर गिरने वाली है, नीचे गिर नहीं रही पर गिरने वाली है। अगर आप थोड़ा सा एंगल बढ़ा दोगे तो वो चीज क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर मैंने ये चौक रख दिया, हो सकता है अभी तो ये नहीं गिर रहा, लेकिन जब मैं इसका एंगल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो एक स्टेप ऐसा आएगा कि ये चौक जो है वो नीचे गिर जाएगा। जब ये गिरना शुरू करेगा तब तक जो एंगल है, यानी कि अभी गिरा नहीं है, जस्ट गिरने वाला है, उसी एंगल को हमने क्या बोला गया है, एंगल ऑफ रिपोज बोला है। डेफिनेशन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल, इट इज डिफाइंड एज द minimum angle of incline with at which body placed over it, incline with at which body placed ओवर इट, जो बॉडी उसके ऊपर रखी गई है, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, वो एंगल जिसपे इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई बॉडी शुरू करे, स्लाइड करना, उस एंगल को हमने क्या बोला गया है, एंगल ऑफ रिपोज। और इट इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इसको एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी बोला जाता है। ये है डेफिनेशन जो आपको डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो गई है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि बॉडी जो है वो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड होना शुरू ही हुई है, अभी स्लाइड कंप्लीटली मोशन में नहीं आई। अब देखिए ये है फ्रिक्शनल फोर्स, इस फ्रिक्शनल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, इसके अपोजिट में कौन लग रहा है, mg sin अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि बॉडी अभी मोशन में नहीं आई, तो इसका मीनिंग है जो फोर्स इसके अपोजिट लग रही है उसको इधर वाली फोर्स बैलेंस कर रही है, तभी वो चीज मोशन में नहीं है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय F is balanced by mg sin alpha, R is balanced by mg cos alpha, R is balanced by mg cos अल्फा। ठीक है, R को ये बैलेंस कर रहा है, F को ये बैलेंस कर रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड,
अगर आप डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 बाय सेकेंड, तो F अपॉन में R इज इक्वल्स टू mg साइन अल्फा mg कोस अल्फा, mg से mg कट गया, F अपॉन में R इक्वल होता है म्यू के, और साइन अपॉन में कोस इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा के। तो म्यू किसके इक्वल आ गया? टेंजेंट अल्फा। लेकिन इससे लास्ट आर्टिकल में ही आपने पढ़ा है कि म्यू किसके इक्वल है? टेंजेंट थीटा के। तो म्यू टेंजेंट थीटा के भी इक्वल है और म्यू टेंजेंट अल्फा के भी इक्वल है। तो इसका मीनिंग आप क्या लिख सकते हो कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? टेंजेंट अल्फा के इक्वल है। और टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट, तो थीटा किसके इक्वल आ गया? अल्फा के। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से निकल के आ गया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज। तो आपको ये प्रूफ करना भी आ सकता है कि प्रूफ दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज। तो आप प्रूफ करोगे तब आपको दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा और एंगल ऑफ रिपोज भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे पास आज के दो टॉपिक जो हमने डिस्कस किए लॉज ऑफ फ्रिक्शन के साथ। आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जिसमें हम वर्क डन निकालेंगे जब किसी बॉडी को नीचे मूव कराया जाता है, और वर्क डन निकालेंगे जब किसी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर मूव कराया जाता है।